अस्सलामुअलैकुम। उर्दू सीखने के सफ़र में एक पड़ाव आता है, वाहिद से जमा बनाना। अक्सर ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन असल में इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प मंतिक छुपी हुई है। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि उर्दू के ये उसूल कितने आसान और मज़ेदार हो सकते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये वाहिद जमा आखिर है क्या। फिर उर्दू में जमा की 4 बहुत ही दिलचस्प किस्मों को जानेंगे। उसके बाद मुज़क्कर और मोन्नस इस्मों के लिए जो अलग अलग उसूल हैं उन पर बात करेंगे। साथ ही कुछ खास केसेस देखेंगे जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। और आखिर में कुछ आम मिसालों से अपनी वोकैबुलरी को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। तो फिर तैयार हैं? आइए बिल्कुल बुनियादी बात से इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। देखिए, जमा का मतलब बहुत सीधा सा है। कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो, जैसे एक किताब, और जब बहुत सारी हो तो कुतुब। एक लड़का, और गली में खेलते बहुत से लड़के। एक मस्जिद और शहर भर की मसाजिद। ये तो हुई बिल्कुल बेसिक बात, लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। और यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। उर्दू में जमा बनाने का कोई एक ही फॉर्मूला नहीं है जो सब पर फिट हो जाए, बल्कि इसके 4 अलग अलग अंदाज हैं, 4 मुख्तलिफ तरीके जिनसे अल्फाज अपनी शक्ल बदलते हैं। पहली किस्म है जमा सालिम। सालिम का मतलब है सलामत, यानी असल लफ्ज़ वैसा ही रहता है, बस उसके आखिर में कुछ जोड़ दिया जाता है, जैसे हाजिर से हाजिरीन। दूसरी है जमा मुकस्सर, जिसमें लफ्ज़ का असली ढांचा एक तरह से टूट जाता है या बदल जाता है, जैसे किताब से कुतुब। तीसरी किस्म तो और भी कमाल है, जमा उल जमा, यानी जमा की भी जमा। और चौथी है इसमें जमा। ये वो अल्फाज हैं जो दिखने में वाहिद लगते हैं, पर इनके अंदर पूरा का पूरा ग्रुप छुपा होता है, जैसे फौज या कौम। ये जमाल जमा वाला मामला तो खासा दिलचस्प है। ज़रा सोचें, एक रस्म, उससे बने बहुत सी रसूम, और जब बहुत सारी रसूम इकट्ठी हो जाएं तो वो बन जाती हैं रसूमात। ये चीज़ ज़ुबान की गहराई दिखाती है कि कैसे मानी की एक के ऊपर एक तह बनती जाती है। अच्छा जी, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं असली काम की तरफ। मुज़क्कर इस्मों को जमा कैसे बनाया जाए, इसके कुछ बहुत साफ और सीधे सादे उसूल हैं। सबसे पहला और सबसे आम असूल, अगर कोई मुज़क्कर इस्म आ यानी अलिफ या फिर हे पर ख़त्म हो रहा है तो जमा बनाने के लिए बस उस आखिरी हर्फ को हटाकर ये यानी बड़ी ये लगा दें। मिसालें देखेंगे तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक घोड़ा, बहुत से घोड़े। एक लड़का, बहुत से लड़के। एक पर्दा, कई पर्दे। देखा कितना आसान है। अलिफ या हे हटाया, ये लगाया और जमा तैयार। अब आते हैं उन मुज़क्कर इस्मों पर जिनके आखिर में आ की आवाज़ आती है, यानी अलिफ के साथ नून गुन्ना। ये असूल बहुत ज़्यादा अल्फाज पर तो नहीं लगता, लेकिन इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फ़िज़ा में उठता धुआं, उसकी जमा होगी धुएं। इसी तरह एक कुआं और गांव में कई कुएं। यहाँ आ की आवाज़ को ए में बदल दिया जाता है। मुज़क्कर इस्मों की बात तो हो गई। अब मैदान में आते हैं मुअन्नस इस्म। इनके उसूल थोड़े अलग हैं, लेकिन हैं ये भी उतने ही मंतकी। पहला उसूल उन मुअन्नस इस्मों के लिए है जिनके आखिर में य यानी छोटी ये या फिर या आता है। यहाँ हम कुछ हटाते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ आखिर में कुछ जोड़ते हैं। इस उसूल के 2 हिस्से हैं। अगर लफ्ज़ या पर ख़त्म हो, जैसे चिड़िया, तो बस आखिर में नून गुन्ना का इजाफा कर दें और ये बन गया चिड़ियाँ। बहुत आसान। और अगर लफ्ज़ छोटी ये पर ख़त्म हो, जैसे लड़की, तो आखिर में आन लगेगा, बन जाएगा लड़कियाँ। इसी तरह कहानी से कहानियाँ। अच्छा, तो सवाल ये है कि उन मुअन्नस इस्मों का क्या होगा जो ये या पर ख़त्म नहीं होते। उनके लिए भी एक साफ उसूल है। उनके आखिर में अक्सर ए या ए लगा दिया जाता है। इसकी मिसालें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भरी पड़ी हैं। एक किताब और मेज़ पर रखी हैं कई किताबें। एक औरत और महफिल में मौजूद हैं बहुत सी औरतें। यहाँ ए का इजाफा हुआ। और कुछ अल्फाज में ई लगता है, जैसे एक दवा, बहुत सी दवाएं। या आसमान पर छाई घटा और बारिश लाने वाली घटाएं।
قواعد میں ہمیشہ کچھ لیکن اور اگر مگر تو ہوتے ہی ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی چیزیں زبان کو دلچسپ بناتی ہیں۔ تو آئیے کچھ ایسے ہی خاص اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کچھ الفاظ بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ واحد ہوں یا جمع اپنی شکل بدلنے کو تیار ہی نہیں۔ درخت ان میں سے ایک ہے۔ درخت ہرا ہو گیا مطلب ایک درخت، درخت ہرے ہو گئے مطلب بہت سے درخت۔ لفظ درخت اپنی جگہ پر قائم رہا، بس اس کے ساتھ آنے والے فعل نے ہمیں بتایا کہ بات ایک کی ہو رہی ہے یا زیادہ کی۔ لیکن اس کہانی میں بھی ایک چھوٹا سا موڑ ہے۔ جب یہی ضدی لفظ جیسے درخت یا شہر جملے میں مفعول بن کر آتا ہے، یعنی جب اس پر کوئی کام ہو رہا ہو، تو یہ اپنی شکل بدل کر درختوں یا شہروں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں نے درختوں کو پانی دیا۔ یہاں درخت خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان پر کام ہو رہا ہے۔ اب جب کہ ہم اصولوں کو کافی حد تک سمجھ چکے ہیں، تو آئیے اپنے الفاظ کے ذخیرے کو کچھ عام استعمال ہونے والے واحد جمع سے تھوڑا اور مالا مال کرتے ہیں۔ ان فہرستوں کو آپ ایک ریفرنس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیں پہلی لسٹ پر ایک تیز نظر ڈالتے ہیں۔ ادب سے آداب، استاد سے اساتذہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جمع کا انداز بالکل مختلف ہے۔ اب اگلی فہرست دیکھیں، یہاں زیادہ تر جمع مکسر کی مثالیں ہیں، یاد ہے نا، جہاں لفظ کی اندرونی ساخت بدل رہی ہے، جیسے جزیرہ سے جزائر، حدیث سے احادیث۔ یہ اکثر عربی سے آئے ہوئے الفاظ کی خاصیت ہوتی ہے۔ اور یہ رہی آخری فہرست، ولی سے اولیاء، واقعہ سے واقعات۔ ہر لفظ اپنے اندر ایک نئی دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کو یاد رکھنے سے زبان پر گرفت واقعی مضبوط ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ اردو میں جمع بنانے کے اصول بے ترتیب یا مشکل نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک پورا نظام، ایک پوری منطق کام کر رہی ہے۔ جب یہ ڈھانچہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو گرامر ایک بوجھ نہیں، بلکہ ایک دلچسپ پہیلی جیسی لگنے لگتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس اندرونی منطق کو سمجھنے کے بعد اردو زبان کو سیکھنے کا نظریہ کیسے بدلتا ہے۔